यहाँ पर देखेंगे जो विजन है इसका भी टेस्ट स्टार्ट हुआ है मेंस का, जिन लोगों ने भी 23 का जो एग्ज़ाम दिया है प्रीलिम्स का यूपीएससी का, राइट। तो वहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ मेंस का, ठीक है। तो ये आपका जो 2063 ये टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है, टेस्ट नंबर 1 है आपका। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये टेस्ट नंबर 1, ये जो क्लासेस है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन को लिखते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन को ब्रेक करना है, राइट। तो देखो ये जो आप यहाँ पर इसका देखेंगे यूपीएससी के लिए रहेगा ही रहेगा, बट जो भी आप मेंस का एग्ज़ाम अभी देने जा रहे हैं, जैसा कि अभी आपका यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी रिजल्ट आना है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेंस का आप वहाँ से भी जो क्लासेस होता है मेंस का, और मेंस के जो क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे भी क्वेश्चन उससे काफ़ी ज़्यादा बार मैच किए होते हैं, राइट। क्योंकि देखो आप जो यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसका जो एरिया होता है काफ़ी ब्रॉड होता है वो, ठीक है। और जो यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस पूछता है तो उसके अंदर रहता है वो, राइट, उसके अंदर का पूछ लेता है वो। तो अंदर मतलब समझने कहने का है कि जैसे कि आप इतना बड़ा एरिया को कवर कर लिया तो ऑटोमेटिक इतना एरिया को कवर कर ले जाएंगे, राइट। तो वो चीज़ क्या, अगर इतना आप ये यहाँ से रीड कर लेंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिक आप अंदर का कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे का कहने का मतलब था। तो यहाँ पे देखो ये बता रहा हूँ आपको मैं टेस्ट सीरीज, ये आपका जो पीसीएस का एग्जाम है वहाँ पे भी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है पीसीएस का मेंस का वहाँ पे मैंने देखे हैं, तो जितने भी विजन के जो कुछ पेपर थे वहाँ से कुछ क्वेश्चन वहाँ से कॉपी हुए थे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से कॉपी हुए थे। और मैं इसकी जो यूपीएससी की बात करता हूँ, यूपीएससी के जो मेंस पेपर हुए अभी 2022 का जो हुआ था, वहाँ से विजन से कम सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जो उसका डाउनलोड करके पेपर का, और जो विजन का क्वेश्चन था, तो सेम क्वेश्चन यहाँ से सेम क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। पूरे पेपरों में जो मिलाएंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन सेम कॉपी क्वेश्चन किया गया ऐसा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अपना प्रैक्टिस जो अभी नहीं दे रहे हैं तो अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो लोग अभी नई तैयारी कर रहे हैं तो अपना इस जो ये क्वेश्चन है इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लिख के देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है, राइट। आपको जैसे क्वेश्चन लिख के अगर आपको सेंड करना है, भेजना है, तो टेलीग्राम चैनल में नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप क्वेश्चन अपना भेज भी सकते हैं। तो मैं वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है, क्या आपको लिखना है, क्या यहाँ पे सही है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोनों लैंग्वेज में लिखा है, जो अगर इंग्लिश के होंगे तो इंग्लिश के आप अपना पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और जो हिंदी के हैं तो आप हिंदी वाले अपना देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश के संदर्भ में के संदर्भ में संविधान के महत्व की व्याख्या करना। जो भारत जैसा हमारा लोकतांत्रिक देश है उसके संदर्भ में आपको क्या है, संविधान के महत्व की व्याख्या करना है। तो देखो आपको पहले ही पता होना चाहिए हमारा इसका दृष्टिकोण क्या बनता है। दृष्टिकोण मतलब हमारा जो क्वेश्चन है इसकी भूमिका कैसे तैयार की जानी चाहिए, राइट। एक जैसे कि आप अभी कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसके पहले आप अपना भूमिका या फिर अपना पिक्चर तैयार करते हैं कि ये पिक्चर है, ऐसे ऐसे मैं काम करूँगा आगे, राइट। तो वही ऐसे भी इसमें भी है कि जब क्वेश्चन है यहाँ पे पहले आपको दृष्टिकोण पता होना चाहिए क्या क्या यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। आंसर में आपको नहीं लिखना है दृष्टिकोण, मतलब अपने आप से आपको बना कर सोचना है कि हमारा ये दृष्टिकोण होना चाहिए, उसके बाद मैं आपसे आंसर लिखूंगा, ठीक है। तो देखते हैं जो दृष्टिकोण हमारा रहेगा इसका मतलब जो हमारा वे रहेगा क्वेश्चन लिखने का क्या रहेगा। देखो यहाँ पर संविधान के बारे में पूछा है, संविधान का महत्व, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर पहले संविधान के बारे में संक्षिप्त परिचय दे देंगे थोड़ा सा, ठीक है। संविधान के बारे में क्या देंगे, संविधान के बारे में संक्षिप्त आप परिचय दे देंगे, संक्षिप्त परिचय देंगे कि क्या है ये, ठीक है। ये संविधान के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद क्या बताना है, इसी सेकंड को आपका आएगा दृष्टिकोण में ही भारत के जो हमारे जो उदाहरण हैं इसके संविधान के महत्व के बारे में क्या क्या उदाहरण थे, कुछ एग्जाम्पल भी हैं यहाँ पे भारत के संविधान के महत्व के क्या क्या महत्व हमारा था, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए थे, तो वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकंड आप लाइन में मतलब जो आपका सेकंड पैराग्राफ रहेगा यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। ये दोनों बातें थी, ये आप बताएंगे। उसके बाद क्या है, आप जो बात पूछी यहाँ पर लास्ट में क्या बोला है कि भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश के संदर्भ में संविधान का महत्व, दोनों चीज़ें बता चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या इसकी व्याख्या कर देंगे, ठीक है। जो इसका हमारी व्याख्या रहेगी उस टाइप से यहाँ पे आप व्याख्या कर देंगे। आपको किस टाइप से लिखना है, अगर आप ये चीज़ आपको पता होगा कि संविधान क्या है, ठीक है, और संविधान के महत्व के क्या उदाहरण थे वो आपको पता होगा तो आप आंसर लिख पाएंगे। आपको जैसे नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो मैंने आपको पूरा वे बता दिया कि आपको जो एक तरह से ढांचा बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर आपको अपना वर्ड लिखने हैं। आपका आंसर यहाँ से जो 250 वर्ड है वह पूरा होगा। तो मैं आपको क्या क्या लिखना है मैं थोड़ा सा कुछ यहाँ पे बात बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहला बताया था संविधान के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय देना है, तो आप तो संविधान के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे और अपना परिचय दे देंगे, राइट, कि हमारा जो संविधान है कि क्या है, राइट, और किस किस लोगों से मतलब किन किन देशों से मिलकर बना है, ठीक है। और हमारे संविधान में के पास क्या क्या समानता, एक जो हमारा लोकतांत्रिक है और किन किन देशों के लिए सब ये जरूरी है हमारा ये जो संविधान है, और किन किन लोग जो देश हैं वहाँ के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आप संविधान के बारे में बताएंगे, राइट। आप वो चीज़ बुक से भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे आप भारत जैसे जो हमारे लोकतांत्रिक देश के संविधान का महत्व क्या क्या है ना। जैसे हमारा भारत जैसे देश है उसी में यहाँ पे संविधान का क्या महत्व है,
राइट। क्या महत्व, तो आप महत्व को बता देंगे कि हमारा जैसे कि राज्य के जो हमारे अंग हैं उनकी संरचना और कार्यों को निर्धारित करता है ये, राइट। तो उसके अंदर एक दो लाइन आप बता देंगे क्या है ये, ठीक है। निर्वाचित सरकार के लिए हमारा प्रकाश स्तंभ है उसके रूप में कार्य करती है ना। निर्वाचित सरकार होती है हमारे प्रकाश स्तंभ के रूप में यहाँ पर कार्य करती है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल इसमें बता दें, जैसे कि डीपीएसपी है, राइट। हमारा डीपीएसपी है, इसका क्या है यहाँ पे, इसमें जो है निर्वाचित सरकार के रूप में यहाँ पर कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एग्जांपल देके या ब्लैक पेन से आप दिखा देंगे कि विधि का शासन क्या है, ठीक है। इसी हेडिंग में नीचे लिख देंगे विधि का शासन क्या है। ये सरकार की शक्ति सीमा निर्धारित करता है, राइट। और ये अनुच्छेद 13 के तहत ऐसी विधि को कुछ जो परिस्थिति होती है उसमें इसको शून्य घोषित कर सकता है, ये खत्म कर सकता है, राइट। भारतीय संविधान के भाग 3 के जो अनुच्छेद 12 से 35 है इसमें मूल अधिकार भी शामिल है, तो ये आप बात बता सकते हैं। उसके बाद आप फिर से पैराग्राफ चेंज कर बता सकते हैं, जो हमारा अल्पसंख्यकों का संरक्षण है, ठीक है। जो अल्पसंख्यकों का संरक्षण होगा वो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि क्या संरक्षण है। लोकतंत्र के संविधान के जो हमारा समानता अल्पसंख्यक के अधिकार के लिए हमारा जो रक्षा करते हैं उसके लिए यहाँ पर उपबंध करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे बताएंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और हमारा 30 आर्टिकल है, यहाँ पर क्या है, जो हमारे अल्पसंख्यक है उनको संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक एक बात थोड़ा सा बता के चलें, बट ये आपको सब बातें पता होनी चाहिए, उसके बाद आप आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे और जो पैराग्राफ चेंज करेंगे, क्योंकि 250 वर्ड का है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो नियंत्रण और संतुलन के लिए क्या यहाँ पर किया गया, हमारा नियंत्रण करेंगे, संतुलन करेंगे, क्या है संविधान का जो राज्य के हमारे अंग हैं उनके नियंत्रण के लिए, संतुलन के लिए सुनिश्चित करना हमारा, जैसे कि एग्जाम्पल देंगे आप, भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका को विधायी और कर्मचारी जो कार्यकारी हैं उनके कार्यों की क्या है न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति यहाँ पर दी गई है इसको, ठीक है। ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। इस प्रकार सुनिश्चित करेंगे और अपने यहाँ पर क्या है बाद में जाके अपना जो आपका निष्कर्ष होगा, हमेशा देखो निष्कर्ष आप जब लास्ट में लिखेंगे, निष्कर्ष आप लिखेंगे जो वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से 2 लाइन से ज़्यादा निष्कर्ष आपको नहीं लिखना है। लोग 4-4, 5-5, 6-6 लाइन लिख देते हैं निष्कर्ष में, नहीं। निष्कर्ष में निष्कर्ष क्यों लिखते हैं, निष्कर्ष का मतलब क्या है, निष्कर्ष इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो भी आपने पूरा लिखा है उसका आपको क्या कंक्लूजन है, क्या रिजल्ट फाइनल निकल के आया कि हाँ हमको ऐसा है और ये चीज़ करना है, ठीक है। सिर्फ 1 से 2 लाइन, उससे ऊपर आपका निष्कर्ष लिखना ही नहीं है, राइट। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपका देखो एक तो पहला जो कम चीज़ यहाँ पे लिखा है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आपका रीड करेगा, क्योंकि 2 से 3 लाइन इंट्रोडक्शन होता है, उतना टाइम नहीं लगता है रीड करने में, तो आपको इंट्रोडक्शन रीड करेगा। उसके बाद आपको जो मेन बॉडी है थोड़ा सा रीड करेगा, उसके बाद आपका मेन बॉडी नहीं देखेगा, तो आपको निष्कर्ष से ही समझ में आ जाएगा कि अपने अंदर क्या लिखा है। तो इस वजह से निष्कर्ष आपका पॉजिटिव और जो 1 से 2 लाइन के बीच में ही लिखना है। आपका जो नंबर है मार्क्स मिलेगा इंट्रोडक्शन से और निष्कर्ष से ही मिलेगा, ठीक है। आपको याद रखना है। कोई भी इतना ज़्यादा पेपर एग्जाम दिए होंगे BA में जो भी किए होंगे आप, ठीक है, तो उसमें आपको देखो जो 20 का कंक्लूजन होता है उतना कोई रीड नहीं करता है, कोई भी हो, बट आपको जो इंट्रोडक्शन है वहाँ से ही आपको समझ में आता है कि आपने क्या लिखा है अंदर क्या होगा, राइट। और आपका जो कंक्लूजन होगा, जो निष्कर्ष होगा, वहाँ से ही समझ में आ जाएगा क्या आपने लिखा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको आंसर लिखना है। वैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 7 आकार संघ बनाने या कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सबको 7 लाकर संघ बनाने, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बीच के जो अंतर है उसको यहाँ पर बताना। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या लिखना है इस पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं किस टाइप से आंसर लिखते हैं। यहाँ पे अब देखो इसमें आपको भी यहाँ पे भी दृष्टिकोण है, ठीक है, दृष्टिकोण है आपका, तो क्या आपका वे वो क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे भी आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे पहली बात आप बताएंगे संघवाद क्या है हमारा, ठीक है, संघवाद क्या है। आप यहाँ पे इसको यहाँ पर थोड़ा सा बता देंगे कि संघवाद क्या होता है। पहली बात आपको यहाँ पे बताना है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सेकेंड बात क्या बताना है आपको, संघवाद बताएंगे क्या है, उसको परिचय दे देंगे, ठीक है। तो 2 से 3 लाइन में आपका ये हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है, दोनों के प्रकार, जैसे दोनों के प्रकार के जो संघ हैं, किस टाइप के संघ होते हैं, 2 प्रकार के संघ हैं, जैसे कि एक साथ आना मतलब कमिंग टुगेदर और एक साथ लाना होल्डिंग टुगेदर के बीच जो हमारा अंतर है उसको आपको बता देंगे, ठीक है। एक साथ लाना और एक साथ जो आपका एक साथ आना और एक साथ लाना, राइट, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, इन दोनों के बारे में आप बता देंगे कि इनके बीच को अंतर स्पष्ट कर देंगे कि क्या है ये। आप 5 से 6 लाइन आपको इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कर देना है। अंतर स्पष्ट कैसे करना है, पहले आपको एक साथ आना के बाद में आपको बताना है, उसके बाद ये, उसके बाद आपको अंतर स्पष्ट कर देना क्या है दोनों, या तो आप दोनों को लाइन खींच के भी अंतर स्पष्ट कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आप उसका जो निष्कर्ष होगा वो आप निष्कर्ष यहाँ पर डालेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ किस टाइप से आप लिखेंगे, एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। तो पहला जैसे मैंने आपको बता दिया, सेकंड आपको फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन सेकंड कैसे लिखना है। संघवाद के बारे में बताएंगे, संघवाद क्या है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो संघवाद आप लिखेंगे सरकार, जो संघवाद में लिखेंगे आप सरकार की एक शासन व्यवस्था है, ठीक है। संघवाद क्या है, एक सरकार की एक शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान द्वारा ही सत्ता एक जो केंद्रीय प्राधिकरण और देश के जो विभिन्न अनुषंगिक जो इकाई हैं उनके बीच ये क्या विभाजित हो जाती है, ठीक है। हालांकि विश्व भर में सभी संघ समान
नहीं होते हैं, ठीक है। जो क्या है, विश्व भर में सभी जो हमारे संघ हैं समान नहीं होते हैं तथा उन्हें मोटे तौर पर साथ आकर संघ बनाने, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन और सबको साथ लाकर जो हमारा संघ बनाने के लिए रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सिर्फ 4 लाइन आप लिखेंगे, ये 3 से 4 लाइन। आपका ये इंट्रोडक्शन देखिए एग्जामिनर पूरा मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है। जितना मार्क्स देना होगा वो मार्क्स आपको देगा, अच्छा मार्क्स देगा। ये सिर्फ 4 बातें हैं लिखने पर ही, आपको अंदर नहीं दिखे क्या लिखा है, क्योंकि आपने इतना लिखा। उसके बाद देखो जो मैंने आपको बताया कि सभी संघ समान नहीं है, ये चीज़ आप ब्लैक पेन से भी हाईलाइट कर सकते हैं इसको, ठीक है। जब जो भी आप हाईलाइटर रखें वहाँ से भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। वहाँ जो कुछ बातें हैं वो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि वो सामने से वो आपको दिखें वो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। उसके बाद आप एक यहाँ पे एक कोटेशन भी डाल सकते हैं, साथ आकर संघ बनाने और सबको साथ लाकर संघ बनाने के बीच अंतर, ठीक है। ऐसे करके आप बड़ा सा स्टेटमेंट डाल सकते हैं, ऐसे करके ये कोटेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा क्या है, साथ आकर संघ बनाना, और यहाँ पर क्या है, साथ लाकर संघ बनाना, दोनों का बताएंगे बीच में क्या है। तो पहले इस बात करेंगे क्या है इसमें हम गठन की बात करेंगे, ठीक है। गठन में क्या आएगा, दो से अधिक स्वतंत्र राज्य एक साथ आकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं, ताकि दोनों राज्य क्या है अपनी संपूर्णता को साथ मिलाकर अपना अलग अलग पहचान बना सकें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक बड़ा देश अपनी जो आंतरिक विविधता है उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और अपनी शक्ति को अनुसंगिक और राज्यों के साथ यहाँ पर विभाजित कर देता है, ठीक है। फिर दूसरी बात में क्या आएंगे, जैसे मैंने गठन की बात कर लिया, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, गठन में पहले मैंने फर्स्ट की बात कर ली। सेकंड में क्या आएंगे, सेकंड में आपकी हेडिंग पड़ेगी राज्यों में शक्तियों का वितरण, ठीक है। जो राज्य हैं उनमें शक्तियों का वितरण, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो आपका ये संघ आकर था और संघ लाकर था। यहाँ पर संघ आकर वाले में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सभी अनुसंघिक राज्यों के पास आमतौर पर समान शक्तियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों के पास समान शक्तियाँ हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है। जो संघ आकर संघ बनाना की बात कर रहे थे यहाँ पर, साथ आकर संघ बनाना, ठीक है। और उसके बाद सम जो आपको साथ लाकर संघ बनाना था उसमें क्या लिखेंगे, उसमें आपको लिखेंगे प्रायः इन व्यवस्था को संघ की विभिन्न अनुसंघिक जो इकाई हैं उसके पास असमान जो शक्तियाँ होती हैं, मतलब कोई समान विभिन्न शक्तियाँ होती हैं, उनमें कुछ इकाइयों को यहाँ पर प्रांतों को विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। क्या है इसमें विशेष कोई शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इसमें क्या था, इसमें 50 राज्यों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं इसमें, ठीक है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर आप एक भी बात यहाँ पर याद रख लेंगे तो इसका अपोजिट जस्ट बात होती है, आपको वो भी पता है, राइट। तो आपको पता होनी चाहिए दोनों बातें कि क्या होता है, ठीक है। तीसरी बात आपको लिखेंगे, आपका हो गया संघ गठन हो गया, राज्यों का शक्ति का वितरण हो गया। तीसरी बात आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, राज्य की अलग होने की शक्ति क्या है, ठीक है। राज्य की अलग होने की क्या शक्ति है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कुछ अति विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होता है, राज्य संघ के अलग हो सकते हैं, कुछ है ना परिस्थिति कारण ये सब अलग हो सकते हैं, राइट। इसके में यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे संघ अविनाशी होता है, राइट। अर्थात राज्यों के संघ के अलग होने की कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है। इसे विनाशी राज्यों के जो अविनाशी संघ के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। तो इस टाइप से आप 3 से 4 बातें आप लिख लेंगे तो आपके आंसर क्या है, 250 वर्ड का यहाँ पर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको आंसर यहाँ लिखना है, ठीक है। मैं दोनों बातें आपको बता दी कैसे लिखना है, कैसे ब्रेक करना है और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट आपको डालना है, ठीक है। अगला देखते हैं, चलो मैं 4th क्वेश्चन बता देता हूँ। 3rd नंबर क्वेश्चन जो मिस हुआ है वो मैं 3rd नंबर क्वेश्चन जो सेकंड वीडियो दूंगा उसमें पार्ट 2 में डाल दूंगा 3rd क्वेश्चन, ठीक है। तो 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है भाई, दे रहा है क्या आपको, वो दे रहा है न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक जो अतिक्रमण उससे आप क्या समझते हैं, साथ ही इससे संबंधित चिंताओं को भी यहाँ पर क्या है विवेचना करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या यहाँ पर इसमें क्वेश्चन को लिखना है। तो बताते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसमें देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर आपको वही बात आई दृष्टिकोण की, ठीक है। दृष्टिकोण मतलब हमारा फ्रेम पूरा है, यहाँ से पूरा दृष्टिकोण मतलब हमारा पूरा फ्रेम तैयार होता है, इस फ्रेम के अंतर्गत ही हमको चलना होता है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेम हमारा क्या है, दृष्टिकोण। इसमें पहले आप तो बताएंगे स्टेटमेंट्स को तोड़ेंगे क्वेश्चन को, नेक्स्ट किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। सीधे से आप देखा करिए कि आप जैसे कि मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि वह अपना काम कर रहा है, ठीक है। वह अपना काम कर रहा है, कौन कर रहा है, वह कर रहा है ना अपना काम, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि ये किसके बारे में बात बोली जा रही है, न्यायिक सक्रियता के बारे में बोली जा रही है ना, तो उसके बारे में ही आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें इंट्रोडक्शन किस चीज़ का लिखना है, राइट। आपको पता होगा इंट्रोडक्शन न्यायिक सक्रियता का लिखना है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक जो अतिक्रमण है उसके बीच अंतर बता देंगे क्या है, ठीक है। पहले तो आप न्यायिक सक्रियता के बारे में बता देंगे, इंट्रोडक्शन दे देंगे क्या है ये। उसके सेकंड बाद आपको लिखेंगे जो न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच जो अंतर हैं, क्या अंतर है दोनों के बीच वो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक आपको यहाँ से लिखना है, इसमें अंतर दोनों के बारे में बताना है, कहाँ पे अंतर लिख, ऐसे इसे आप अंतर लिखते हैं ऐसे, ये तो आप अंतर ऐसे भी कर लिख सकते हैं, ऐसा एक के बारे में बताएंगे फिर दूसरे से दूसरे के बारे में बता देंगे, ठीक है। उसमें आप बाउंडेशन नहीं है कि आप किस टाइप से लिखेंगे। तीसरी बात यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीसरी बात आप यहाँ पे लिखेंगे न्यायिक जो हमारे अतिक्रमण है उससे जुड़ी जो चिंताएं हैं, न्यायिक अतिक्रमण उनसे जुड़ी क्या क्या चिंताएं हो सकती हैं वो आप इसका आप उल्लेख कर देंगे, क्या क्या चिंताएं इसके बारे में हो सकती हैं, ठीक है।
चौथी बात क्या लिखेंगे, चौथी बात आप लिखेंगे तदनुसार यहाँ पर जो हमारी इसके बाद यहाँ पर जो बात होगी कि इसके बाद जो हमारा पूरा फाइनल आएगा उसमें क्या कंक्लूजन आता है, क्या निष्कर्ष आता है, वो बारे में आप यहाँ पर बता देंगे कि हमारा ये निष्कर्ष है। ठीक है, निष्कर्ष के बारे में आप यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो कोई निष्कर्ष आप लिखना है एकदम छोटा सा लिखना है और परफेक्ट लिखना है, और क्या है आपका जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव थिंकिंग करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप निष्कर्ष लिखेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करके कि क्या आपको इसके अंतर्गत पॉइंट डालने हैं। ठीक है, पॉइंट डालते हैं इसके अंतर्गत। देखो पहले वाले में न्यायिक सक्रियता के बारे में, तो जो न्यायिक सक्रियता है क्या होती है, एक दार्शनिक जो न्यायिक एक दर्शन होता है जो न्यायपालिका को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में पारंपरिक जो हमारे दृष्टांत हैं उसमें विचलन के लिए प्रेरित करता है। न्यायिक सक्रियता तब प्रकट होती है जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अधिकारियों की कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, तथा कभी कभी सरकार हमारी जो नीतियाँ हैं उनमें प्रशासन को भी निर्देशित करती हैं। ठीक है, न्यायिक सक्रियता के उदाहरण में से सूखे से निपटने के लिए कई नीति के लिए यहाँ पर निर्माण की जो केंद्र सरकार है यहाँ पर उसको निर्देश देता है, जैसे बैड लोन है ना, और कुछ निर्माण के लिए देता है केंद्र सरकार इसको, या कोई पैनल गठन करता है, तो इसके क्या है यहाँ पर केंद्र सरकार ने सबको निर्देश दे देता है न्यायिक सक्रियता के लिए। राइट, तो ये आपको 2 से 3 लाइन 4 लाइन आपको ये बता देना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, न्यायिक अतिक्रमण के बारे में बताएंगे। न्यायिक अतिक्रमण हमारा क्या है, सक्रियता बता दी, न्यायिक अतिक्रमण जिसको आप जुडिशियल जो आपका ओवरेज बोलते हैं, तो न्यायिक सक्रियता के बारे में बताएंगे। ये एक जो चरम रूप में संदर्भित करता है इसको। ठीक है, जहाँ न्यायपालिका द्वारा विधायिका कार्यपालिका इसके क्षेत्र में यहाँ पर मनमाने ढंग से अनुचित होकर हस्तक्षेप किए जाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें न्यायालय की जो हमारी विधि निर्माण है उसमें विधायिका की भूमिका तो अतिक्रमण करती है। ठीक है, तो इस टाइप से आप 4 से 5 लाइन इसको बताएंगे जो अतिक्रमण उसके बारे में पढ़ के। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। राइट, उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो हमारी शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत है, हमारा शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत जो है हमारा वो भी कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, कमजोर होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है कमजोर, इसको आपको बता देना है कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत हमारा कमजोर होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि संविधान का जो हमारा आर्टिकल 142 है, ठीक है, कितना आर्टिकल हमारा जो 142 है, इसके अंतर्गत हमारा उच्च न्यायालय के निहित जो शक्ति की जो अवधारणा है उसकी प्रकृति है, न्यायिक आदेश जो जारी करता है उसके लिए यहाँ पर क्या है, शक्ति का बार बार यहाँ पर उपयोग या फिर शक्ति के जो पृथक्करण सिद्धांत है उसका उल्लंघन करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत कमजोर क्यों हो रहा है इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, विधायिका और कार्यपालिका के सम्मुख मौजूद जो चुनौतियाँ हैं, ठीक है, जो हमारी इसमें चुनौतियाँ क्या हैं वो यहाँ पे आपको बता देनी क्या क्या चुनौतियाँ रहेंगी, जैसे कि कभी कभी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बीच सीमित करने के लिए हमारे जो फंड हैं और आपको फंक्शन हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क हैं, पदाधिकारी हैं। ठीक है, ये आपके 4F जिसको बोलते हैं। 4F का मतलब क्या होता है, जैसे 4F यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 4F, ये में इंग्लिश वर्ड होता है 4F। ठीक है, जैसे 4F का मतलब होता है आपका फंड, या आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं। 4F को यूज करेंगे, ऐसा बताएंगे क्वेश्चन आप, कभी कभी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका को सीमित करने के लिए 4F। ठीक है, 4F अर्थात निधि, फंड मीन्स होता है निधि। ठीक है, फर्स्ट आ गया। सेकंड क्या आ गया, F का मतलब सेकंड होगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन होगा आपका। थर्ड आपका क्या होगा, फ्रेमवर्क होगा, ढांचा जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, चौथा आपका F होगा फंक्शनरी जिसको बोलते हैं पदाधिकारी। तो ये सब क्या है, 4F को ध्यान में रखते हुए बिना आदेश पारित करते तथा उदाहरण के लिए यहाँ पर कोयला, ब्लॉक आवंटन, ठीक है, स्पेक्ट्रम, इन सब चीज़ को रद्द करने के लिए कुछ संस्थान की स्थिति खराब हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो मौजूद चुनौतियाँ हैं उसको बताएंगे आप। ठीक है, कि क्या यहाँ पर चुनौतियाँ थी इसके लिए। ठीक, उसके बाद आप क्या बोल देंगे, लोगों के प्रति जवाबदेही का क्या भाव है हमारा, है ना, जो लोग हैं उनके प्रति क्या जवाबदेही भाव पड़ेगा, तो वहाँ पे आप बता देंगे ऐसा इसमें कि विधायिका और कार्यपालिका के समान जो लोगों की जवाबदेही है, इसके अतिरिक्त न्यायपालिका के पास न्यायालय की अवमानना है, दंड करने की शक्ति भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको बताएंगे और अपना जो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा वो अपना निष्कर्ष यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, है ना, क्या क्वेश्चन है और क्या कैसे लिख सकते हैं। आप देखो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तभी आपको समझ आएगा क्या क्या लिखना है। मैंने आपको तोड़ना क्वेश्चन सिखाया कि पहले जो जिसके बारे में बोल रहा है आपको उसको उठाना है, वहाँ से इंट्रोडक्शन उठाना है कि न्याय सक्रियता क्या है, ये अब आपको बताया। उसके बाद न्याय सक्रियता, न्याय अतिक्रमण के बारे में, दोनों के बारे में बताएंगे, दोनों को अंतर बता देंगे क्या है। राइट, अब कुछ पॉइंट्स होंगे जैसे कि मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, लोगों की जवाबदेही का अभाव है, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है। ठीक है, न्यायपालिका की विश्वसनीय पर क्या उत्पन्न हो सकता है, क्या संकट उत्पन्न हो सकता है, ये सब चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हैं पॉइंट। ठीक है, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। राइट, अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है, विधि के शासन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, यह विचार भारत के संविधान में कैसे परिलक्षित होता है। ठीक है, विधि का शासन, तो इसमें देखो इसमें भी आपका क्या है, दृष्टिकोण में क्या लिखेंगे, विधि के शासन के जो अवधारणा है उसके बारे में आप क्या है, क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है, विधि के शासन, इसकी आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन है, इसकी व्याख्या करेंगे, इससे आप क्या समझते हैं, विधि शासन बताएंगे और इससे आप क्या समझते हैं ये आप इंट्रोडक्शन में डाल देंगे। स्पष्ट करना है कि यह विचार भारत के संविधान में कैसे परिलक्षित होता है। फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, विधि का जो शासन है इसमें आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे दिया। सेकंड आपको जो लिखना है इंट्रोडक्शन के बाद, स्पष्ट करना है, किसको स्पष्ट करना है कि यह विचार भारतीय संविधान के लिए कैसे परिलक्षित है, भारतीय संविधान के लिए हमारा विधि का शासन कैसे परिलक्षित है, सेकंड बात में आपको ये बताना है। ठीक है,
उसके बाद आपको बताना है इसका जो निष्कर्ष होगा लास्ट में, वो निष्कर्ष बता देंगे। और उसके निष्कर्ष से पहले अगर कुछ पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे विधि के समान परिलक्षित भारतीय संविधान के कुछ कारण होते हैं, कुछ प्रावधान होते हैं, वो यहाँ पे आप बता देंगे, ठीक। जैसे कि संवैधानिक सर्वोच्चता है, आप यहाँ पे भी पॉइंट डाल सकते हैं, राइट। और यहाँ पे वही पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल जो 13(1) है 13(1), उसमें उपबंध क्या क्या है यहाँ पर ये बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या है पॉइंट वाइज भी आंसर अपना लिख सकते हैं। देखो जरूरी नहीं कि आपका 250 वर्ड है तो आपको 250 वर्ड ही लिखने हैं। आप ये जो अपना आंसर है 210 या 200 वर्ड में भी पूरा कर देंगे और सिलेक्टेड आंसर अच्छा आंसर लिख देंगे तो भी कोई नहीं है ऐसा कि आपको 250 वर्ड लिखना है, ठीक है। आपका आंसर अच्छा होना चाहिए, फ्रेमवर्क अच्छा होना चाहिए इसका, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अपना फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बात बता दिया आपको, ये क्या लिखना है इसमें, विधि के शासन की आपको जो इंट्रोडक्शन डाल देना है। विधि के शासन से जुड़े सिद्धांत क्या हैं उसको आपको सेकंड बात में बताना है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, विधि के शासन का जो आपका सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है उसका उल्लेख कर देंगे 4 से 5 लाइन में। संविधान के उन प्रावधानों की विवेचना करना है थर्ड में, जो इसमें विचार से परिलक्षित होते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया परिलक्षित होते हैं। थर्ड में जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बताएंगे, और इसके बाद विचार बता देंगे, उसके बाद आपको क्या कैसे परिलक्षित होता है ये बता देंगे, और उसके बाद अपना निष्कर्ष डाल देंगे, ठीक है। तो आंसर देखते हैं क्या लिखना है अंदर। इसमें लिख देंगे जो हमारे एवी डायसी के अनुसार, ठीक है। अगर चलो आपको नाम नहीं याद रहता है, क्वेश्चन नहीं देखना है, फिर भी एक बार आप थोड़ा सा देखिएगा विधि के शासन के लिए क्या आप, जैसे कि आपको ये अपना फ्रेमवर्क पूरी मेंस की कॉपी बना सकते हैं कि विधि से शासन से कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आप कहाँ से स्टार्ट करना है, ये चीज़ आप अपने फ्रेम माइंड में बना लीजिए। किस टाइप से क्वेश्चन अगर रहेगा पॉलिटी का तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। एवी डायसी क्योंकि सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कहीं ना कहीं घुमा के, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि क्या से क्या कहाँ से स्टार्ट करना है। एवी डायसी के अनुसार यहाँ विधि के शासन का तात्पर्य स्वेच्छाकारी शक्ति के प्रभाव व विपरीत नियमित जो विधि है उससे संपूर्ण स्वच्छता या प्रधानता से है, ठीक है। ये आपको बताना है। और उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता देना है कि केवल एक ऐसा राज्य है जो हमारा मतलब विधि का शासन एक सार है ना। ये केवल एक ऐसा राज्य है जो विधि के शासित और न्याय के समान समता आदेशों को समर्थन करता है तथा विधि के शासन वाला यहाँ पर राज्य कहा जा सकता है इसको, ठीक है। और इसमें क्या समझो, हमारा कार्यपालिका है इसमें स्वच्छा से काम करता है, ठीक है। स्वविवेक है, इसके पास अस्तित्व है, अपवर्जन है, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर इसमें दिखा सकते हैं। एवी डायसी का जो हमारा विधि का शासन है ये क्या है, प्रोफेसर डायसी के अनुसार विधि के शासन 3 सिद्धांत शामिल हैं, ठीक है। इसमें 3 सिद्धांत शामिल हैं डायसी के अनुसार। कौन कौन से, विधि की सर्वोच्चता, ठीक है, क्या विधि की सर्वोच्चता, उसके बाद क्या है विधि के समझ समता का अधिकार जो होता है, विधि के जो भावना विधिक भावना की प्रबलता, ठीक है, विधिक भावना की प्रबलता, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे 3 जो डायसी के अनुसार यहाँ पर विधि के शासन के 3 सिद्धांत हैं, ये तीनों सिद्धांत हैं। इसके बारे में एक एक लाइन आप लिख देंगे, बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे विधि के शासन का क्या विचार है, संविधान के लिए हमारे क्या प्रावधान से परिलक्षित होता है। तो आर्टिकल यहाँ पर देखो आर्टिकल 14 है, 14 भी आज पे यूज हुआ है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 वो बोलता है विधि के समझ समता और समानता के लिए यहाँ पर संरक्षण को निर्धारित करता है, ठीक है। कुछ आर्टिकल यहाँ पे यूज आर्टिकल दिखा सकते हैं, आर्टिकल जैसे 13(1) यूज हुआ है यहाँ पर। इसमें क्या 13(1) में विधायिका द्वारा कोई यहाँ पर कानून संविधान के अनुरूप बनाया जा सकता है या बनाया जाना चाहिए, तो ये 13 में आ गया आपका, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता क्या है, ये सब चीज़ आप यहाँ पर इसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप से आप अपना फाइनल पे क्या निष्कर्ष लिख देंगे। नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं कि किस टाइप से स्टार्ट करना है, फिर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार टेलीग्राम में भी आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा क्योंकि 6 में क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि 3rd नंबर क्वेश्चन छूट गया था, राइट। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, शक्तियों के पृथक्करण की उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो शक्ति पृथक्करण को प्रतिबिंबित करते हैं, राइट। तो देखते हैं इसको। इसमें देखो, इसमें भी आपका क्या दृष्टिकोण लिखना है। पहला दृष्टिकोण में क्या डालना है बताते हैं। दृष्टिकोण में लिखना है जो हमारी शक्ति के पृथक्करण की है उसको परिभाषित करेंगे। किसके बारे में बात की जा रही है, शक्ति के पृथक्करण, उसको क्या परिभाषित कर देंगे, इंट्रोडक्शन लिख देंगे, राइट। इसको जैसे ब्रेक किया मैंने, पहला इसको ब्रेक करेंगे। सेकंड बात में हम किस चीज़ को ब्रेक कर देंगे, जो हमारे से बोल रहा है संविधान की, जो भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान हैं, ये प्रावधान के बारे में सेकंड बात में आप लिख देंगे, इसको तोड़ेंगे। थर्ड बात में क्या लेंगे, शक्ति के पृथक्करण के प्रतिबिंबित करते हैं, क्यों प्रतिबिंबित करते हैं, इस चीज़ के बारे में बताना है थर्ड बात। और फोर्थ बात में क्या आपको निष्कर्ष डाल देना है। इस टाइप से आपको आंसर ब्रेक करना है, ठीक है। पहले ब्रेक कर लेंगे तो आपको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे देखो, जो आपका स्टार्ट करेंगे, आपका जो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ट्रायस पॉलिटिका, ठीक है, या पर शक्तियों का पृथक्करण जिसको बोलते हैं, सब फ्रांसीसी सामाजिक अर्थ जो हमारे राजनीतिक सुधार हैं मॉन्टेस्क्यू, उनके द्वारा यहाँ पर क्या शब्द को प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की जो राजनीतिक शक्ति के जो अधिकार हैं उनको क्या विधायी कार्यकारी जो शक्ति थी, न्यायिक शक्तियाँ थी, उनको क्या है इसमें विभाजित किया जाना चाहिए था। इसमें आप ये 2-3 बातें आप बताएंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे,
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के जो हमारे 3 आवश्यक तत्व हैं, जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत हैं उसके बारे में आप बता देंगे। उसके क्या 3 सिद्धांत हैं वो भी आप बता देंगे क्या क्या सिद्धांत हैं। एक ही व्यक्ति के राज्य के 3 अंग में एक अधिक हिस्सा नहीं होना चाहिए। सेकंड बात बता देंगे, राज्य के एक अंग को राज्य के किसी अंग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को एक अंग के साथ राज्य के किसी अन्य के सौंपे के कार्यों को निर्वहन नहीं करना चाहिए। तो तीनों यहाँ पे क्या है, इसके शक्तिकरण के सिद्धांत हैं, हमारे पृथक्करण के सिद्धांत हैं। शक्तियों का पृथक्करण क्या है, पृथक्करण के बारे में देख लो। राज्य के जो हमारे विभिन्न अंगों के बीच हितों का टकराव होता है, कम करना है ना, प्रशासन का भ्रष्टाचार को भाई भतीजावाद ये सब क्या है, इसमें कमी आती है जिससे, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 50 दिखा सकते हैं आप। आर्टिकल 50 इसके अंतर्गत क्या है, न्यायिक जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका को पृथक करने का यहाँ पर दायित्व दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 53 दिखा सकते हैं और आर्टिकल 154 दिखा सकते हैं। प्रावधान करते हैं कि हमारे जो संघ राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें जो शक्ति की राष्ट्रपति और राज्य संघ में होती हैं उनमें क्या है, ये सब शक्तियाँ नहीं होती हैं सिविल तथा आपराधिक मामलों की प्राप्ति के लिए। और आर्टिकल 121 दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 121 दिखा सकते हैं क्या है, और 211 दिखा सकते हैं क्या है। यह अनुच्छेद प्रावधान करते हैं कि संसद के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को आचरण विषय से कोई चर्चा उस पर महाभियोग लगाने की स्थिति में होनी चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 361 लिख सकते हैं। ये अनुच्छेद में क्या दिखाता है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच न्याय की जो कार्रवाई शक्तियाँ होती हैं उन्मूलन करती हैं वो उनको प्राप्त होती हैं। तो ये सब आर्टिकल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आर्टिकल हैं। तो इस टाइप से आपका आंसर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या अपना आप यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 7वां क्वेश्चन को नहीं डिस्कस करते हैं, तो मैं इसके 6वें क्वेश्चन में निष्कर्ष बात कर लेते हैं कि क्या निष्कर्ष आपको किस टाइप से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि निष्कर्ष के मैंने 5 क्वेश्चन बताए, एक भी निष्कर्ष नहीं बताया कैसे लिखना है। तो मैं निष्कर्ष बता देता हूँ। देखो जैसे इसका निष्कर्ष रहेगा तो इसमें आपको बताना है पूरा पढ़ने के बाद कि भारत में जो हमारा कार्यात्मक अतिव्यापन है ये होता ही है क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का एक भाग और न्यायिक जो नियुक्तियां हैं उनमें भी शामिल होती हैं। विधायिका विशेषाधिकार उल्लंघन और महाभियोग के मामले में ये शक्तियों का कोई भी प्रयोग कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका में विधायिका द्वारा पारित जो कानून है उसमें कार्यपालिका द्वारा की गई कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति निहित होती है, ठीक है। तो इस वजह से वो आगे का कार्य कर सकती है। सीधी सी बात आपको इतना बताना है। इसलिए क्या है, ये सभी वे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है वो जो आपका कंक्लूजन रहेगा, निष्कर्ष, इतनी बातें बता देनी है कि क्यों आपने जितनी बातें बताई वो क्यों हैं और किस टाइप से उल्लंघन करती क्यों करती हैं। लास्ट में फाइनल में इतना बता देना है आपको, ठीक है। तो इस टाइप से आप निष्कर्ष लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर पूरा होता है। जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, इसको मैं आपको कल बताऊँगा। जो सेकेंड पार्ट लाऊंगा, सेकेंड पार्ट में आपको मैं ये बता दूँगा, ठीक है। तो आप ये 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन अपना भेज भी सकते हैं, राइट। तो 7वां क्वेश्चन है और जो तीसरा क्वेश्चन मेरा छूटा है वो आपको मैं कल करा दूंगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।